उन्होंने तुरंत राजवैद्य सुश्रुत को बुलवाया। वैद्य ने नाड़ी टटोली, परंतु शोक भरी दृष्टि से राजा की ओर देखकर बोला, महाराज, रानी मैनावती अब इस संसार में नहीं रही। ये सुनते ही राजा की आंखों से अश्रुधारा बह निकली और वह फूट फूट कर रो पड़े। महल में शोक की लहर फैल गई। हर कोना जैसे सन्नाटे में डूब गया। उधर राजेश्वरी अपने कक्ष में बैठी थी। चेहरे पर संतोष और ठंडी हंसी के साथ बोली, अब मैनावती की जान मेरे हाथों में है और मेरे रास्ते की हर बाधा सदा के लिए खत्म हो गई है। थोड़ी देर बाद वजीर विश्रुत भारी मन से राजा वीर प्रताप के पास आया और बोला, महाराज, रानी मैनावती के अंतिम संस्कार का समय हो गया है। उनके शरीर को अग्नि संस्कार हेतु ले जाना होगा। राजा की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं वजीर जी, हम मैनावती के शरीर को नहीं जलवाएंगे। नगर से बाहर एक अलग भव्य महल बनवाओ। उस महल के आंगन में हमारी मैना सुंदरी का शरीर ससम्मान रखवाया जाएगा। महल के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी की जाएं, ताकि कोई अंदर प्रवेश न कर सके। और भीतर ढेर सारा भोजन, अनाज, वस्त्र और सभी सुख सुविधाओं का सामान रखवा दो। यह मैनावती की अंतिम इच्छा थी और हम इसे पूर्ण करेंगे। वजीर विश्रुत राजा की बात सुनकर स्तब्ध था, परंतु आदेश शिरोधार्य मानकर वह तुरंत तैयारियों में लग गया। कुछ ही दिनों में नगर के बाहर एक भव्य महल तैयार हुआ, चारों ओर ऊंची दीवारों से घिरा। भीतर एक सुंदर बगीचा और साज सज्जा से सुसज्जित कक्ष। उसी महल के आंगन में पूरे सम्मान के साथ रानी मैनावती के पार्थिव शरीर को रखा गया, जैसे कोई अप्सरा स्वप्न में सो रही हो। महल के भीतर मैनावती के पार्थिव शरीर के पास ढेर सारा भोजन, वस्त्र और सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का सामान रखवाया गया था, जैसा कि मैनावती ने अंतिम बार राजा से विनती की थी। उधर राजेश्वरी अपने कक्ष में प्रसन्न बैठी थी। चेहरे पर तृप्ति की परछाई लिए सोच रही थी, अब तो मैना सुंदरी सदा के लिए चली गई। अब महाराज केवल मेरे ही रहेंगे। परंतु दूसरी ओर राजा वीर प्रताप का मन शोक में डूबा था। उनका हृदय मैनावती की स्मृतियों में उलझा रहता। किसी भी राजकाज में उनका मन नहीं लगता। कभी कभी वे आत्मसंवाद करते, आखिर मैनावती ने ऐसा क्यों कहा था कि उसके शरीर को जलाना नहीं? क्या वह वापस लौटेगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो चला गया वह लौटकर नहीं आता। और फिर भी उनके कदम अपने आप मैनावती के महल की ओर मुड़ जाते। एक दिन जब राजा उसी पीड़ा में डूबे महल के चक्कर लगा रहे थे, तभी उनके कानों में एक करुण और कोमल सी आवाज पड़ी। एक बच्चे की रोने की आवाज। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर राजा वीर प्रताप चौंक गए। मन में सवाल उठा, इस सुनसान महल में बच्चा कैसे हो सकता है? आखिर भीतर गया ही कौन? वह तुरंत महल के अंदर दाखिल हुए और जैसे ही उन्होंने आंगन पार किया, उनकी दृष्टि मैनावती के पार्थिव शरीर की ओर गई और उसके ठीक बगल में एक नन्हा राजकुमार बैठा रो रहा था। राजा अवाक रह गए। उन्होंने बिना देर किए राजकुमार को गोद में उठा लिया और आश्चर्य, राजकुमार तुरंत चुप हो गया, मानो वह अपने पिता की गोद में आ गया हो। राजा उसे लेकर कुछ देर तक खेलते रहे, परंतु मन में बार बार यही सवाल उमड़ता रहा, यह राजकुमार है कौन और यहां आया कैसे? थोड़ी देर बाद जब वह राजकुमार उनकी गोद में ही मीठी नींद में सो गया, तो राजा ने उसे मैनावती के पार्थिव शरीर के पास सुला दिया और चुपचाप महल से बाहर चले गए। अगले दिन उनका मन फिर बेचैन हो उठा। वे दोबारा मैनावती के महल पहुंचे और देखा कि वही राजकुमार अब आंगन में अकेले खेल रहा था। राजा ने फिर उसे गोद में उठाया, दुलार किया और जब वह फिर से सो गया तो पहले की तरह उसे मैनावती के शरीर के पास सुलाकर वापस लौट आए। अब यह रोज का क्रम बनता जा रहा था। राजा वीर प्रताप अब रोज उस राजकुमार से मिलने के लिए मैनावती के महल जाया करते। वह कुछ देर बच्चे से खेलते, बातें करते और जब राजकुमार सो जाता तो उसे मैनावती के पार्थिव शरीर के पास सुलाकर लौट आते। समय बीतता गया और वह बच्चा अब थोड़ा बड़ा हो गया था, इतना कि बातें समझने और जवाब देने लगा था। एक दिन राजा ने स्नेह से पूछा, बेटा, तुम कौन हो और तुम्हारी मां कहां है? राजकुमार ने मासूमियत से मैनावती के निष्प्राण शरीर की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरी मां तो यही है। यह सुनकर राजा जैसे ठिठक गए। उन्होंने हैरानी से फिर पूछा, लेकिन बेटा, तुम्हें रोज खाना कौन देता है? राजकुमार बिना झिझक बोला, मेरी मां ही मुझे रोज खाना खिलाती हैं। राजा सन्न रह गए। उन्होंने मैनावती के शरीर की ओर देखा, जो आज भी वैसे ही निष्प्रभ, शांत और निष्क्रिय पड़ा था। उन्होंने फिर धीरे से पूछा, तुम्हारी मां, ये मैनावती,
ये तो कभी हिलती भी नहीं, ये तुम्हें खाना कैसे देती है? राजकुमार बड़े विश्वास से बोला, मेरी माँ रोज रात को जागती हैं और मुझे खाना खिलाती और ढेर सारा प्रेम करती है, और फिर सुबह होने से पहले मेरी माँ वापस सो जाती है। ये सुनकर राजा के रोंगटे खड़े हो गए। राजा ने थोड़ी देर रुककर पूछा, बेटा, आज जब तुम्हारी माँ रात को जागेगी तो उनसे जरूर पूछना कि वह दिन भर सोई रहती है और सिर्फ रात में ही क्यों जागती है। राजकुमार भोलेपन से बोला, ठीक है हे महाराज, मैं आज रात उनसे यह बात जरूर पूछूंगा। यह कहकर वह धीरे धीरे आंखें मूंदकर राजा की गोद में ही सो गया। राजा ने उसे प्यार से मैनावती के पास सुला दिया और भारी मन लेकर महल से बाहर निकल गए। सच यह था, मैनावती का प्राण उस मोतियों की माला में बसा था जिसे राजेश्वरी ने चुरा लिया था। वह दिन में वह माला अपने गले में पहने रहती थी, जिससे मैनावती का शरीर निष्प्राण हो जाता, लेकिन रात को सोने से पहले राजेश्वरी उसे उतार कर रख देती और उसी क्षण मैनावती के शरीर में फिर से प्राण लौट आते। उस रात जब मैनावती जागी और अपने पुत्र को स्नेहपूर्वक भोजन करा रही थी, तभी राजकुमार ने कहा, माँ, मेरा पेट भरा हुआ है, मैं अब खाना नहीं खाऊंगा। मैनावती ने स्नेह से पूछा, बेटा, आजकल तुम ढंग से क्यों नहीं खा रहे हो? राजकुमार मुस्कुराकर बोला, माँ, मैं खाना खा चुका हूं। दिन में राजा साहब आते हैं, वो मेरे साथ खेलते हैं और मुझे खाना भी खिलाते हैं और फिर चले जाते हैं। मैनावती क्षण भर को चौंक गई, फिर वह शांत स्वर में बोली, अच्छा बेटा, और उन्होंने क्या कहा? राजकुमार बोला, उन्होंने कहा कि जब तुम्हारी माँ रात को जागे तो उनसे पूछना कि तुम दिन भर क्यों सोती हो और सिर्फ रात में ही क्यों जागती हो। मैनावती कुछ क्षण मौन रही, फिर धीरे से मुस्कुराई। उसने सोचा, अब समय आ गया है राजा को सारी सच्चाई बताने का। उस रात जब मैनावती अपने बेटे को सुला रही थी, उसने धीरे से कहा, सुनो बेटा, कल जब राजा साहब आए तो उनसे एक बात जरूर कहना कि बड़ी रानी के गले में जो चमकदार मोतियों की माला है, उसी में मेरी प्राण बसी हुई है। दिन भर जब वह रानी उस माला को पहने रहती है, तब मैं निस्पंद पड़ी रहती हूँ, और जैसे ही वह रात में उसे उतारती हैं, मेरे शरीर में फिर से प्राण आ जाता है। राजकुमार सब कुछ ध्यान से सुनता रहा। अगले दिन रोज की तरह राजा वीर प्रताप महल आए। जैसे ही उन्होंने राजकुमार को गोद में लिया, वह बोला, हे महाराज, मेरी माँ ने कहा है कि बड़ी रानी के गले में जो माला है, उसी में उनकी जान बसी है। अगर वह माला मुझे मिल जाए तो मेरी माँ फिर से जीवित हो सकती हैं। यह सुनकर राजा का दिल कांप उठा। उन्हें समझ आ गया कि मैनावती की यह हालत राजेश्वरी की ईर्ष्या और षड्यंत्र का नतीजा है। अब सबसे जरूरी था उस माला को किसी भी तरह से वापस लेना। राजा ने एक योजना बनाई और उसी दिन बड़ी रानी के कक्ष में पहुंचे। उन्होंने सहज भाव से पूछा, महारानी, यह जो भारी सी मोतियों की माला आपने पहनी है, यह आप हमेशा क्यों पहनती हैं? इसे उतार दीजिए, बहुत बोझिल लग रही है। राजेश्वरी ने झट से कहा, नहीं महाराज, यह माला मेरी मां की आखिरी निशानी है, मैं इसे कभी नहीं उतार सकती। राजा ने जब देखा कि बड़ी रानी राजेश्वरी माला उतारने को बिल्कुल तैयार नहीं है, तो उन्होंने मन ही मन ठान लिया, अब इसे लेने के लिए सीधी राह नहीं, बल्कि बुद्धि से काम लेना होगा। गंभीरता और सहानुभूति का भाव था। वे बोले, रानी, मेरा एक परम मित्र है, उसका एक छोटा सा राजकुमार है। दुर्भाग्यवश उस राजकुमार की मां अब इस दुनिया में नहीं रही। मेरा मित्र बेहद दुखी रहता है और अकेले उस राजकुमार की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। मैं उसकी मदद करना चाहता हूं। अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं उस छोटे से राजकुमार को कुछ दिनों के लिए महल में ला सकता हूं? क्या आप उसका लालन पालन कर सकेंगी? राजेश्वरी के चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल गई। वह बोली, हाँ महाराज, क्यों नहीं, आप उस राजकुमार को जरूर ले आइए। हमारे कोई संतान तो है नहीं, मुझे उसका ध्यान रखकर अच्छा ही लगेगा। फिर अगले दिन जब राजा मैनावती के महल में जाते हैं, तब वह अपने पुत्र छोटे राजकुमार से कहते हैं, बेटा, जैसा मैं कह रहा हूं ठीक वैसा ही करना। जब बड़ी रानी तुम्हें गोद में लें तो उनके गले में जो मोतियों की माला है, उसे पकड़कर जोर जोर से रोना शुरू कर देना और कहना कि मुझे इस माला के साथ थोड़ा खेलना है। तब तक रोते रहना जब तक वह माला उतारकर तुम्हें न दे दें। राजकुमार ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया और बोला, मैं समझ गया है महाराज, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा जैसा आपने कहा है। जब राजकुमार और राजा महल में पहुंचते हैं, तब सभी लोग उस छोटे राजकुमार को बेहद स्नेह करने लगते हैं। कुछ ही देर में बड़ी रानी वहां आई और राजकुमार को गोद में उठा लिया। जैसे ही वह उसकी गोद में गया,
उसने माला को पकड़कर रोना शुरू कर दिया और मासूम आवाज में बोला, मुझे यह माला चाहिए, मैं इसके साथ खेलूंगा। राजकुमार जोर जोर से रोते हुए बार बार वही बात दोहरा रहा था। बड़ी रानी परेशान होकर बोली, नहीं राजकुमार, यह माला कोई खेलने की चीज नहीं है, चलो मैं तुम्हारे लिए दूसरे खिलौने लेकर आती हूं। लेकिन राजकुमार अपनी बात पर अड़ा रहा। उसकी मासूम आंखों से आंसू बह रहे थे और वह उतनी ही जिद के साथ चिल्ला रहा था, मुझे यही माला चाहिए। उसके रोने की आवाज पूरे महल में गूंजने लगी। एक एक कर सभी सेवक, दास दासियां और महल के लोग वहां जमा हो गए। हर कोई उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा। कोई मिठाइयां लाया, कोई खिलौने दिखाने लगा, कोई उसे मनाने लगा। लेकिन राजकुमार के मन में बस वही माला थी। वह माला जैसे उसके जीवन का प्रश्न बन चुकी थी। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अगर माला नहीं मिली तो उसकी सांसें ही थम जाएंगी। उसी क्षण योजना के अनुसार राजा वीर प्रताप वहां पहुंचे। उन्होंने राजकुमार की हालत देखी और फिर गंभीर स्वर में बड़ी रानी से कहा, रानी जी, यह आप क्या कर रही हैं? आप इस राज्य की महारानी हैं और एक छोटे से बालक से माला जैसी साधारण चीज के लिए तकरार कर रही हैं। सोचिए, अगर इस नन्हे राजकुमार को कुछ हो गया तो लोग क्या कहेंगे? आपकी प्रतिष्ठा का क्या होगा? बड़ी रानी थोड़ी देर सोच में पड़ गई। उसे पहली बार अपने फैसले पर संदेह हुआ। मन में डर बैठ गया। अगर सच में राजकुमार को कुछ हो गया तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उसने कुछ सोचकर धीरे से कहा, ठीक है महाराज, मैं थोड़ी देर के लिए यह माला इस राजकुमार को दे देती हूं। जब इसका मन भर जाएगा तो मैं इसे वापस ले लूंगी। उसने अपने गले से वह मोतियों की माला उतारी और राजकुमार को पकड़ा दी। राजकुमार वह माला लेकर इधर उधर घूम घूम कर खेलने लगा। कुछ देर बाद वह सीधा राजा के पास आया और मुस्कुराते हुए वह माला उन्हें दे दी। राजा ने बिना एक क्षण गवाए राजकुमार को साथ लिया और सीधा मैनावती के महल की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर उन्होंने वह मोतियों की माला धीरे से मैनावती के गले में डाल दी। क्षण भर में ही जैसे चमत्कार हो गया। मैनावती की बंद पलकें थरथराईं, होठों में कंपन हुई और अगले ही पल उसकी सांसें लौट आईं। धीरे से आंखें खोलकर वह बोली, महाराज, मेरे प्राण इसी मोतियों की माला में बसते हैं। जब यह माला किसी और के पास चली जाती है तब मेरे शरीर से प्राण भी चले जाते हैं। राजा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने हाथ पकड़ते हुए कहा, मैनावती, अब मैं सब जान चुका हूं। बड़ी रानी ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है और उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। राजा वीर प्रताप ने मैनावती का माथा सहलाते हुए कहा, तुम अभी कुछ दिन यहीं इसी महल में आराम करो। सही समय आने पर मैं तुम्हें अपने साथ राजमहल ले चलूंगा। ये कहकर राजा चुपचाप वहां से चले गए। उधर बड़ी रानी राजेश्वरी का मन अब बेचैनी से भर चुका था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। वह बार बार इधर उधर नजरें दौड़ाकर पूछती, महाराज, क्या आपने उस छोटे से राजकुमार को देखा है जो मेरी मोतियों की माला लेकर खेल रहा था? अभी तो यहीं था, पर अब अचानक गायब हो गया। शायद वह आपके साथ ही होगा। राजा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं रानी साहिबा, वह तो हमारे साथ नहीं है। देखिए, यही इधर उधर कहीं खेलता हुआ मिल जाएगा। रानी ने महल के हर कोने को छान मारा, हर कमरे, हर आंगन में ढूंढा, लेकिन राजकुमार कहीं नहीं मिला। थोड़ी देर बाद राजा स्वयं उसके पास आए और बोले, रानी साहिबा, मुझे अभी एक अत्यंत गुप्त सूचना मिली है। हमारा पड़ोसी राज्य युद्ध के लिए तैयार बैठा है और इस बार उनका पहला निशाना है हमारा महल और आप। राजेश्वरी सिहर उठी, महाराज, मेरी रक्षा कीजिए, मैं मरना नहीं चाहती। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, आपकी रक्षा के लिए मैंने पहले ही एक गुप्त तहखाना तैयार करवा रखा है। वह इतना सुरक्षित है कि वहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वहां आपके लिए सभी सुख सुविधाओं की व्यवस्था कर दी गई है। आप कुछ दिन वहीं विश्राम करें जब तक संकट टल न जाए। डरी हुई बड़ी रानी कुछ भी न कह सकी। राजा के पीछे पीछे चलती हुई वह उस अंधेरी सुरंग जैसी जगह में उतर गई। भारी लोहे के दरवाजे के पीछे जब वह कैद हुई तभी उसे पहली बार एहसास हुआ कि महाराज अब सब जान चुके हैं। राजा बोले, रानी राजेश्वरी, तुमने जो मैना सुंदरी के साथ छल किया उसकी यही सजा है कि अब तुम इस तहखाने में जीवन भर रहोगी। रानी की आंखों में आंसू भर आए। वह जमीन पर गिर पड़ी। महाराज, कृपा कीजिए, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी। एक बार माफ कर दीजिए। पर राजा का चेहरा अब पत्थर जैसा हो चुका था। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें माफी नहीं मिलेगी क्योंकि तुमने माफ करने लायक कोई काम नहीं किया। अब यही अंधेरा
यही अकेलापन तुम्हारी सजा है। इतना कहकर राजा तेज कदमों से बाहर निकलते हैं और सीधे मैनावती के महल की ओर बढ़ते हैं। राजकुमार को अपने सीने से लगाकर मैनावती की आंखों में देखकर राजा बस इतना कहते हैं, चलो रानी, अब तुम्हारा राजमहल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। निष्कर्ष, ईर्ष्या, छल और लालच चाहे जितने भी गहरे क्यों न हों, सच्चाई, मासूमियत और प्रेम के आगे अंततः झुक ही जाते हैं। और जैसा कहा गया है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद उसी में गिरता है।